पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर्वश्रेष्ठ विधायक नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी से बातचीत करेंगे। नीरज शर्मा जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में और बधाई कि आप सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप सबके सहयोग से ही, परमपिता परमात्मा की कृपा से और हमारे स्वर्गीय बाबूजी पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी के आशीर्वाद से, हमारी NIT 86 की जनता के प्यार दुलार से और हरियाणा के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से मुझे ये सम्मान मिला। मैं इसके लिए सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपको अवार्ड मिला, साथ ही साथ आपका भगवाकरण भी वस्त्रों में नजर आ रहा है आज। नहीं, देखिए, इसको आप भगवाकरण नहीं कह सकते। आप सबको पता है कि मैं श्री राम प्रभु का राम कथा भी करता हूँ। और क्योंकि आज ये अवार्ड मिलना था तो ये दोनों कुर्ते पजामे हमारे बीच वाले भाई के हैं, मनीष जी के, और उसको बड़ा शौक है इस तरीके के कुर्ते पजामे पहन के। तो घर परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, आज सफ़ेद कपड़े नहीं, कुछ अलग तरह के पहने। और भगवाकरण नहीं हो रहा है। भगवा तो हम हैं ही ऑलरेडी, हिंदू हैं हम, सिखाधारी ब्राह्मण हूँ मैं। और विष्णु भगवान जी की ड्रेस है, पीताम्बरी है ये, पितानी अम्राणी यस्य से, किसकी? विष्णु भगवान की पीताम्बर है ये। आप इसको इस तरीके से राजनीतिक बात ना करें। ये आप ब्राह्मण हैं, सरस्वती की कृपा आप पे है। निसंदेह शब्दों के खेल में आपसे जीता नहीं जा सकता, लेकिन हिमाचली टोपी शांता कुमार जी की याद दिला रही है। नहीं, हिमाचली टोपी का ऐसा है कि साहब, जब हम 2019 में विधायक बन के आए तो एक बिटिया हमारे यहाँ ऊना हिमाचल से है, तो और हमारे यहाँ बहुत से लोग हिमाचली भाई हमारे रहते हैं साथी। हमारे बाबूजी के साथ प्रेस में भी काम करते थे, प्यार था, तो उन सब ने स्वागत के लिए बुलाया। ठंड का मौसम था और उन्होंने टोपी दी। एक दो दिन ये मैंने टोपी पहनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, सुंदरता के भी हिसाब से भी। और वैसे भी देखिए, हिमालय पर्वत हम सबके ऊपर है, हमारे सर के ऊपर है। हिमालय पर्वत की वजह से हम अपने दुश्मनों से भी बचते हैं। तो उसके बाद से एक परमानेंट पहचान बन गई और मैं सदैव हिमाचली टोपी पहन के रखता हूँ। पंडित जी, अवार्ड जो मिला उसका श्रेय आप किसको देंगे? सबसे पहले मैं उसका श्रेय अपने पिताजी स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी को दूंगा, कि जिनकी मेहनत की वजह से, जिनके कर्मों की वजह से मैं विधायक चुना गया। और उसके बाद मैं इसका जो श्रेय सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा, कोरोना के अंदर जो श्री राम प्रभु के प्रति हमारी भक्ति हुई, जो हमने रामायण का पाठ अपने हाथ में लिया, और बाबा तुलसीदास जी लिख गए, जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे हर कोई। और उसके बाद में इसका जो श्रेय है मेरे इलाके की जनता का, मेरे चाहने वालों का, हरियाणा के लोगों का, सबका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। पंडित जी, कोविड के दौरान पहली लहर हो दूसरी लहर हो, आपके काम की सराहना सभी जगह की गई। ऐसे कौन कौन से काम उस टाइम आपने किए? देखिए, कोरोना में सबसे पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट खिचड़ी चलाया, क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि कई जगह ऐसा भी दिखने में आया कि जैसी ही फर्स्ट लहर आई कि जो भंडारा प्रसाद बनता था, कई जगह उसके वेस्ट होने की भी खबर आई कि जिनको ज़रूरत थी वो तो ले रहे थे, जिनको ज़रूरत नहीं थी वो भी ले पा रहे थे। और उस समय हालात ऐसे थे कि ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था कि किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है। तो मेरे को एक आइडिया आया, मैंने कि हमारा काम स्वाद देखना नहीं है इस समय हम सबका ध्येय होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। तो मैंने NIT 86 में प्रोजेक्ट खिचड़ी चलाया। प्रशासन भी शामिल रहा, टीम पंडित जी के लोग शामिल रहे, और डेली हम लोग खिचड़ी प्रसाद बना के बांटते थे। और हम ये सोचते थे कि हमारी खिचड़ी डेली तो कोई नहीं खाएगा, पर जिसको ज़रूरत है वो छोड़ेगा भी नहीं खिचड़ी को। उसके बाद हमारी गली के एक दिन पुजारी साहब बड़े उदास बैठे थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगे कि नीरज जी, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं, जीवन यापन की बहुत दिक्कत आ रही है, कहीं कथा भी नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, कल से आप, भले लॉकडाउन था पर गली के अंदर सब आ जाते थे, मैंने कहा आप कल से घर पे आ जाना। तो हमारी गली की बिटिया थी एक छोटी सी, वो ढोल की बजाती थी। पंडित जी के साथ हमने श्री राम प्रभु की रामायण रामचरितमानस का 30 दिन का पाठ रखा, और एक सुभाष मास्टर जी थे, वो हारमोनियम बजाते थे। और साथ के साथ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि जैसे वक्फ बोर्ड की मस्जिदों को हर महीने पैसा आता है वक्फ बोर्ड की तरफ से, इसी तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनको चलाने वालों को भी सरकार कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर दे, क्योंकि इनकी भी गृहस्थी है। कोविड भी हुआ और उसके बाद एक नारा देश में बड़ा प्रचलित हुआ, आपदा को अवसर बनाइए।
जबकि आपदा कभी अवसर नहीं होती। आपदा हमेशा सेवा होती है, और जो भी व्यक्ति सेवा करता है आपदा में, वो हमेशा अच्छे स्थान को प्राप्त होता। रामायण में जिक्र भी है कि गिद्ध की योनि भी अच्छी नहीं, गिद्ध का भोजन भी अच्छा नहीं। परंतु जब रावण सीता माँ को हर के ले गया और जटायु जी आए, जटायु जी ने सीता माँ को बचाने की कोशिश की और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जटायु जी जटायु से जटायु भगवान बन गए, उससे पहले जटायु थे खाली। और रामायण में लिखा भी है, जल भर नैन कहत रघुराई, तात गरम ते निजगत पाई। और श्री राम प्रभु अपने पास हरिपुरी उनको लेके गए। तो हमारे यहाँ एक फैक्ट्री थी, वहाँ हमारे 30 दिव्यांग भाइयों को निकाल दिया गया फैक्ट्री से बाहर, आपदा को अवसर समझ के। उन सब के साथ मिलके हमारे शहर ने संघर्ष किया, हम सब की विजय हुई, सारे के सारे मजदूरों को नौकरी वापस मिली, इंसाफ मिला। ये मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मैं अपने दिव्यांग भाइयों का भला कर पाया। और सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर रही कि एकदम फरीदाबाद में छटनी जोर पकड़ रही थी, क्योंकि हड़ताल करते वो भी गलत होता। प्रवासी लोगों को जब अपने प्रदेशों में लौट रहे थे उस वक्त भी आपने अहम भूमिका निभाई। मैंने तो नहीं, हमारी टीम पंडा जी ने निभाई। जैसी मदद थी, आर्थिक मदद भी करी, जूते चप्पल भी बांटे। उसके बाद पैदल जा रहे थे लोग। एक बार तो मुझे बड़ा किस्सा भी मैं बताना चाहूँगा। मैं एक दिन के लिए स्पेशल आया चंडीगढ़, माननीय गवर्नर साहब से मिला, मुख्यमंत्री जी से मिला, और जिले के डीसी एसपी साहब से बात करी। उन सब के साथ मिलके मैंने कहा कि साहब सब्जी मंडियाँ खुली पड़ी हैं, लोग पैदल जा रहे हैं। मैं मेरे बाबूजी के गुजरने के बाद 3-4 मौके और आए, ऐसे रोया। एक दिन हम लोग जूते बांट रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग पैदल जा रहे थे। बल्लमगढ़ सब्जी मंडी की बात है, मैं तो नहीं बांट रहा था, एक हमारे साथी थे टीम पंडा जी के सदस्य, वो जूते लेके आए, 150-200 जोड़ी, अच्छे स्पोर्ट शूज़ थे। और उन्होंने कहा भैया आप अपने हाथ से ये पुनीत कार्य करिए। तो बहुत से लोग ऐसे भी आ गए आस पड़ोस के, जिनको हमें पता था ये यहीं रहते हैं। तो मैं हाथ जोड़ रहा था, मैंने कि नहीं यार ऐसा काम मत करिए आप, ये जिनको ज़रूरत है उनको जाने दीजिए चीज़। तो उसके बाद एक बच्चों का ग्रुप जा रहा था पैदल। मैंने कहा बाबू कहाँ से आए हो? वो कहने लगे हम दिल्ली से आए और कानपुर जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, मैं पास बनवा देता हूँ, कुछ और कर देता हूँ। मना किया। मैं उस दिन बहुत रोया कि परमात्मा ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं अपने देश के अंदर। और उनके कपड़े बड़े अच्छे थे, नाइकी, रिबॉक कि उन्होंने टी शर्टें पहनी हुई थी, जूते एडिडास के टाइप के थे। मैंने कहा बेटा हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हो? कहने लगे नहीं। उसके बाद हमारा जितने दिन तक ये पलायन चला, हमारे साथ टीम पंडित जी के एक बड़े अहम सदस्य रहे, भाई अनीश पाल जी, राजकुमार कौशिक जी, राजेश आर्य जी। हमारा ध्येय होता था कि हमारी मथुरा रोड पासिंग थी, कुछ लोग हरियाणा के भी थे, कुछ दिल्ली के भी थे। सबसे मैंने एक बात की, मैंने कि देखिए कानून नहीं बन सकता इस चीज़ का, पर बहुत सी चीज़ें हमें कानून से हटके भी करनी पड़ती हैं। कि जो भी खाली ट्रक यहाँ से जा रहा है उसमें इन सब मजदूर भाइयों को बिठाओ, चाहे रात के 1:30 बजे, चाहे रात के 2 बजे। हमारा डेली का आखिरी पड़ाव सिर्फ और सिर्फ बल्लमगढ़ बस अड्डा होता था। वहाँ पर हम अंतिम व्यक्ति को बस में बिठा के, वो तो एक अलग मंजर है, बता नहीं सकता हूँ बहनों। पंडित जी एक चीज और बताइए, विधानसभा की विधायक कार्यों के लिए बनी कमेटियों के आप मेंबर भी होंगे, कौन कौन सी कमेटियों के मेंबर हैं और आपकी प्रेजेंस उपस्थिति कितनी आपके हिसाब से है? देखिए मैं पीयूसी और लोकल बॉडी दोनों का ही मेंबर हूँ, और मैं समझता हूँ मेरी जो उपस्थिति है वो कम से कम 90% से ज़्यादा होगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी अनुपस्थिति उस स्थिति में रहती है कि जैसे एक कमेटी की कोई स्पॉट विजिट है, या वो कमेटी कहीं टूर पे गई है, या उस कमेटी ने कहीं इंस्पेक्शन रख लिया, या उनकी चंडीगढ़ मीटिंग ना होकर दूसरी जगह मीटिंग हो गई, क्योंकि एक ही समय में आप 2 जगह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। आपको स्कूटी वाला भी कहा जाता है, स्कूटी वाले पंडित जी भी कहा जाता है, स्कूटी वाले बाबा भी कहा जाता है। स्कूटी क्यों अपनाई आपने? मतलब आपने यहाँ एमएलए फ्लैट भी सरेंडर किया, सिक्योरिटी भी सरेंडर की, इसके कारण क्या रहे? देखिए एमएलए फ्लैट तो सरेंडर करने के कारण रहा, मेरे को जरूरत नहीं थी। मैं अनावश्यक रूप से सरकार पे बोझ क्यों बनूं, 6-7 कमरे का फ्लैट क्यों लूं। उसके बाद कोरोना से पहले हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते थे। एक दिन पता लगा कि साहब बसों में सफ़र करना हम एमएलओ के लिए फ्री है, हमारे को पैसे नहीं लगते और एक हमारा अटेंडेंट भी आता है। तो मैंने कहा मेरे भी पैसे बचेंगे, सरकार के भी बचेंगे। और चंडीगढ़ में एक दिन मैं ओला करके गया जी, कहीं रुपये लग गए 450। मैंने कहा इससे तो बढ़िया अपनी एक स्कूटी खरीद लेते हैं,
क्योंकि हमको ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, कुछ दिन हम पैदल भी जाते थे। यहीं आसपास जाना होता है, सेक्रेटेरिएट 17 सेक्टर या विधानसभा। पंचकुला जाना होता है तो ज़रूर मैं किसी ना किसी साथी से लिफ्ट मांग लेता हूँ। और अब तकरीबन चंडीगढ़ में सबको ही पता है मैं यहाँ से पंचकुला जाऊँ या पंचकुला से वापस आऊँ कि नीरज शर्मा के पास कोई साधन नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने वाहन से मुझे छुड़वा भी देते हैं और स्कूटी किफ़ायती भी पड़ती है और सब चीज़ के हिसाब से अच्छी और जल्दी भी पहुँच जाते हैं। और जहाँ तक गनमैन की बात है तो गनमैन मैंने सरेंडर करके सरकार को पत्र लिखा। पुराना सिस्टम रहता था कि किसी एमएलए को गनमैन मिलते भी नहीं थे, थाने में रहते थे, कभी ज़रूरत होती थी तो मंगा लेते थे। तो मैंने यही लिखा सरकार को कि भाई आपको ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर बुलाऊंगा, नहीं तो ये गनमैन हमारे थाने में हमारे इलाके के लोगों की सेवा देंगे, पुलिस की कमी है। हालांकि बाद में सरकार ने तकरीबन 1 सवा साल तक मेरे पास गनमैन नहीं रहे, पीछे सिक्योरिटी एक्सेस करके मुझे ज़बरदस्ती 2 गनमैन दिए भी हैं। तो वो भी मैं कभी कहीं बाहर जाता हूँ तो लेके जाता हूँ, नहीं तो नॉर्मल है पंडित जी, अपने साथ उस नहीं रखता। विधानसभा का आप हिस्सा बने, अब तो 2.25 साल हो गए, जिस विधानसभा में आपके पिताजी भी आया करते थे, मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार में। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल उसी विधानसभा का मैं हिस्सा हूँ। और बाबू मेरी हरदम कोशिश रहती है कि मैं पंडित जी के ही कर कदमों पे चलूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलूँ। और ये मेरा ज़िंदगी का एक ध्येय है। मैंने चुनाव में अंदर एक वादा भी किया था अपने लोगों से कि मैं आज से पहले का जो भी हूँ, चाहे मेरा मन हो, कर्म हो, भोजन हो, चरित्र हो, चाल हो, आप उसके लिए मुझे माफ़ी दे दें। मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और मैं पंडित जी का नाम बढ़ा पाया ना बढ़ा पाया ये मेरा सौभाग्य है, पर मैं बाबू जी का नाम नीचे नहीं होने दूंगा। ये मैंने मेरे इलाके की जनता से वादा भी किया था। आपको क्या लगता है कि कैसे कौन से काम रहे जिनकी वजह से आपको सर्वश्रेष्ठ विधायकों की श्रेणी में सबने सर्वसहमति से चुना? आपको क्या लगता है, आपका अंदाजा क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी कभी सरकार की मजबूरियाँ होती हैं कि अपनी पार्टी के लोगों को बचाना भी पड़ता है। परंतु एक मामले में मुझे ये कहने में भी कोई परहेज नहीं है कि मनोहर लाल जी ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि जो सच को बहुत ज़्यादा ठुकरा भी नहीं सकते। अब जैसे 2 वाक़ये हैं। जब कोरोना आया सेकंड वेव, जब ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मारामारी चल रही थी, तो मैंने शटर तोड़ के कम से कम सैकड़ों सिलेंडर पकड़वाए। हालांकि उल्टा उस पर मुझ पर पर्चा दर्ज हुआ, उसकी जांच भी चल रही है। एक दिन मैंने नगर निगम के बूस्टर पे जई और पार्षद को, भाजपा के पार्षद थे वो, सरेआम दारू पीते पकड़ा। ठीक है, उनको कोई एक्शन नहीं लिया। सत्तारूढ़ दल था, अपने लोगों को बचाना चाहता था। उसका ये जरूर इम्पैक्ट रहा कि 2 दिन बाद ही मेरी विधवा माता जी के घर के ऊपर हथौड़ा जरूर चला। पुराना घर था हमारे बाबूजी के टाइम का। पर मैं समझता हूँ कि आदमी की नेक नीति, आदमी की शराफत, भले ही अपने मुंह से कोई तारीफ करे ना करे, उसके कानों तक जरूर पहुँचती है। और मेरे इलाके की जनता इस बात पे गर्व और गौरव महसूस कर सकती है कि उन्होंने जो अपना जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है, उसके अंदर लेश मात्र भी विधायक बनने के बाद कोई सुई के धागे के बराबर भी ये नहीं कह सकता कि नहीं, नीरज शर्मा के अंदर ये कमी है या नीरज शर्मा ये गलत काम कर रहा है। और चाहे मेरी वोट बिगड़ जाए, मैंने उसकी परवाह नहीं करी। राजनीति के अंदर हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार, हम इसको नाराज ना कर दें। चाहे प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा हो, और चाहे राशन डिपुओं का मुद्दा हो, चाहे भूमाफियाओं का मुद्दा हो, चाहे ठेकेदारों का मुद्दा हो, हर चीज में मैंने ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी। चाहे राजस्व का मुद्दा हो, हालांकि प्राइवेट स्कूलों के केस में एक बार मेरा बड़ा मजाक भी बना, मेरे ही दल के अंदर मजाक बना, दूसरे दल की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन मैंने आह्वान किया कि भाई मैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जो जनता की लूट खसोट हो रही है इसकी आवाज़ उठाऊंगा, उससे पहले क्या होता था, नॉर्मल किसी भी पार्टी की रैली हो, हर व्यक्ति इन स्कूल वालों की तरफ देखता था। छुट्टी वाले दिन रैली रखता था कि भाई बसें फ्री आ जाएंगी, तेल तेल में आ जाएंगी। हमने भी मंगाई है, मैं झूठ क्यों बोलूं। तो मैंने कहा नहीं, आज के बाद चाहे नीरज शर्मा रैली करे या ना करे, मेरी जेब में पैसे होंगे तो मैं रैली करूंगा, किराए की बस लेके जाऊंगा। मैं आज के बाद स्कूल वालों से बस नहीं मांगूंगा। तो पीछे हमारे दल की बैठक थी, हमारे प्रभारी साहब थे, तो पूछने लगे भाई कौन कितनी बसें लाएगा, गाड़ी लाएगा। मैंने कहा जी बसें कौन देंगे? कहने लगे जी अपनी करनी पड़ेंगी।
तो कहने लगे नीरज जी आप कितनी लाओगे? मैंने कहा जी मैं एक भी नहीं ला पाऊंगा। मुझे बसें दोगे तो मैं अपने इलाके के लोगों को उनमें बिठा के बाइज्जत तो ला सकता हूँ, पर क्योंकि मैं बस अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी आधी तनख्वाह भी कोरोना काल के अंदर पीछे सरकार को ही दे दी। मैंने कहा भाई नहीं, मेरे को आधी तनख्वाह नहीं चाहिए। और मैंने की जो मेरे, जब मैं कोई गलत काम करूंगा नहीं तो गलत पैसा नहीं कमाऊंगा। तो इस तरीके से चीज़ें ये सब रही होंगी, तो मुझे लगता है सबके आवाज़ों तक पहुंची और सबने सर्वसम्मति से फैसला किया। मैं उस कमेटी के हर एक सदस्य का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के कई मामलों को आपने अप्रिशिएट किया है, चाहे वो विधायकों की ना सुनवाई होने पर उन अफसरों के खिलाफ कदम उठाए जाने की बात हो या नई विधानसभा बनाए जाने की बात हो। देखिए वैसे तो ये जो स्पीकर साहब का पद होता है ना जी, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा था भी शुरू में। लोग ये कहते थे स्पीकर इज द गार्जियन ऑफ द हाउस, और ऐसे भी किस्से आते हैं कि जो विधानसभा या लोकसभा के सदस्य रहे हैं वो लोग अपनी पर्सनल समस्याएं तक स्पीकर साहब के पास लेके जाते थे कि साहब हमारी ये पर्सनल समस्या है, आप हमारे परिवार के गार्जियन हैं, बड़े हैं, इनको करे। कुछ कुछ उदाहरण ऐसे बीच में आए कि जिससे थोड़ी सी गरिमा इस पद की गई। परंतु मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से स्पीकर साहब का, और उनका भी एक बड़ा बढ़िया मैं किस्सा बताता हूँ। एक दिन हम स्पीकर साहब के कमरे में बैठे हुए, तो कोई एक्स MLA मंत्री थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज भाजपा में है वो। तो स्पीकर साहब से कहने लगे जी, उन्होंने कहा जी ये भी विधायक हैं, ये भी विधायक हैं, ये भी विधायक हैं। तो कहने लगे जी ये सारे तो अपने ही विधायक होंगे, हमने भी हाँ में सारे ला दिया, भाजपा से ही होंगे। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कि देखिए आप ये कह के हमारे स्पीकर साहब को डिग्रेड ना करें, और ना स्पीकर साहब ऐसा समझते हैं। स्पीकर साहब हम सब 89 विधायकों के स्पीकर हैं। ये चुनाव जरूर भाजपा की टिकट पे लड़े थे, पर आज ये जब तक हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये हम सब विधायकों के अध्यक्ष हैं, ये भाजपा या कांग्रेस के नहीं है। और कई मामलों में हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने खास तौर से हम विधायकों की, जैसे कोरोना कॉलोनी ख़त्म करी, उसका हमने आग्रह किया। जो भी हम फर्स्ट टाइमर थे, हमारी हरियाणा की विधानसभा सबसे यंग विधानसभा है, 90 में से हम 41 MLA फर्स्ट टाइमर्स हैं, चाहे जसपा के हों, चाहे निर्दलीय हों, चाहे भाजपा के हैं। लोग हमें बैक बेंचर्स भी कहने लगे थे, किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। कांग्रेस के MLA होने के नाते मैंने उठाई, और स्पीकर साहब ने इस सेशन में हमारी कोरोना कॉलोनी ख़त्म कर दी। चाहे विधायकों को मान सम्मान की बात हो, चाहे विधायकों के फ़ोन ना उठने की अधिकारियों की बात हो, जो उन्होंने पेन लिया है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करे, किसी भी दल का हो, उसके कार्य की तारीफ़ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि वो और ज़्यादा अच्छे कार्य कर सके। नीरज जी, एक बार फिर से आपको बधाई सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने के लिए। तो ये है नीरज शर्मा, NIT फरीदाबाद से विधायक हैं। देखिए इन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बिल्कुल बेबाक चर्चा की, चाहे वो वेशभूषा को लेकर हो या राजनीतिक चर्चाओं को लेकर हो। विधायिक कार्यों के लिए बनी हुई विधानसभा की कमेटियों पर जो इनकी गतिविधियां हैं, 90% इनकी उपस्थिति है, और कोविड काल में जो इनकी भूमिका रही उस पर भी इन्होंने काफी विस्तार से बताया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।